अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 7। हमारा टॉपिक नेम है क्लोज्ड इकनॉमी मार्केट क्लियरिंग मॉडल। इसका फर्स्ट ऑफ आल क्लोज इकनॉमी नेम क्यों है? इसका ये क्लोज इकनॉमी नेम इस वजह से है कि इसमें हम अपने कंट्री के सर्कल को डिस्कस करेंगे। इसमें हम फॉरेन कंट्रीज़ को ऐड नहीं करेंगे। ये इसके की क्वेश्चन से आप रीड कर लेना। फर्स्ट ऑफ आल हम स्टार्ट करेंगे हाउस होल्ड से। अब हमारे पास जो होती है, जो हमारी इनकम होती है घरेलू, यानी कि जो भी एक इंसान घर को हैंडल कर रहा है, वो क्या करता है? वो 3 काम करता है। फर्स्ट वो क्या करेगा? कंजप्शन करेगा, कुछ खर्च करेगा अपनी डेली रूटीन को चलाने के लिए। कुछ चीज़ें, कुछ 2 चीज़ों में वो अपनी कंजप्शन करता है, यूज़ करता है अपनी इनकम का। एक वो करेगा गुड्स में और दूसरा सर्विसेज में। गुड्स में यानी कि सर्फ, साबुन, रोटी, ब्रेड, अंडा, खाने की रूटीन और हमारी ज़रूरियात। और सर्विसेज में जिस तरह बच्चों की एजुकेशन, डॉक्टर की सर्विसेज, मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए वो कंजप्शन करेगा। फिर ये सर्विस क्या होती हैं? फर्म का क्या बन जाते हैं? रेवेन्यू बन जाते हैं। एक फर्म है फॉर एग्जांपल साबुन की, जो उसकी सेल होगी वो उसकी क्या बन जाएगी? रेवेन्यू बन जाएगी। फिर फर्म्स क्या करेगी? फर्म्स करेगी फैक्टर को पेमेंट्स। फैक्टर्स होते हैं कि उस फर्म में कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। 4 मेन फैक्टर्स होते हैं: लैंड, रेबर एंड कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या होता है कि फर्म को उन फैक्टर्स को पे भी तो करना होता है। जब फर्म उन्हें पे करती है तो वो उनकी क्या बन जाती है? उन फैक्टर्स की इनकम बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने अपना घर रेंट पे दिया है और वो खुद यूज़ नहीं कर रहा, उसके पास दूसरा घर है, तो जब उस घर का रेंट आएगा वो उस पर्सन की क्या बन जाएगी? इनकम। अब वो इंसान क्या करेगा? उस इनकम में से दोबारा 3 काम करेगा। एक कंजप्शन करेगा जिसे हमने डिटेल से देख लिया है। नेक्स्ट वो करेगा टैक्सेस देगा गवर्नमेंट को। जिस तरह साबुन पे टैक्स होता है, फॉर एग्जांपल एक साबुन है 90 रुपीज़ का प्लस 3 प्लस उसमें 3 रुपीज़ क्या है? टैक्स है गवर्नमेंट का। तो 87 उसकी प्राइस है और 3 रुपीज़ टैक्स के हैं, तो उसे टैक्स भी देना होता है गवर्नमेंट का हर चीज़ का साथ साथ। और वो क्या करता है? थर्ड काम सेविंग्स करता है। अब वो सेविंग्स कहाँ करता है? बैंक्स में करता है। बैंक्स क्या करते हैं? उस सेविंग्स को गवर्नमेंट को भी देते हैं लोन के तौर पे। और बैंक्स क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में अगेन गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है। इस तरह ये क्या बन जाता है? एक सर्कल के तौर पे ये चीज़ें वर्क करते हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम देखते हैं आउटलाइंस ऑफ मॉडल, अ क्लोज्ड इकोनॉमी मार्केट क्लियरिंग मॉडल। ये इसकी क्या आउटलाइन है? सप्लाई साइड क्या है? इसकी सप्लाई साइड क्या है? includes factor market supply demand price and determines output income। डिमांड साइड क्या है? सप्लाई साइड में क्या है? सप्लाई साइड में फैक्टर मार्केट्स है, ये वाली फैक्टर मार्केट्स, यहाँ तक ये है सप्लाई साइड। और डिमांड साइड में ये वाली साइड आएगी। डिमांड साइड इंक्लूड्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट। कंजप्शन आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई एंड क्या आ गई? गवर्नमेंट की परचेजेज आ गई। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? गुड मार्केट्स, लो नेबर फंड मार्केट्स। जब क्या होगा कि इक्वल बैलेंस हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएंगी कि इधर इनकम आ रही है फैक्टर्स के बाद वो यूज़ कर रहे हैं, दोबारा फर्म्स के बाद जा रही है, फिर दोबारा हाउस होल्ड्स के बाद इनकम आ रही है। द प्रोडक्शन फंक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 2 मेन फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। पहला है कैपिटल। कैपिटल में अगर हम इकोनॉमिकली रिव्यू करें इसे, तो कैपिटल होता है, इसमें टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, यूज़ होता है जो प्रोडक्शन में। लेबर में क्या होता है? लेबर में ये होता है कि फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जिस्मानी और दिमागी जो उसकी एफर्ट्स होंगी वो किस में शामिल होंगी? वो लेबर में शामिल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका the production function। The production function is denoted as YFKL। This function show how much output the economy can produce from K units of capital and N units of labor। This reflect the economy level technology and exhibits constant returns to scale। इसमें वो क्या बता रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन का फंक्शन है उसमें 2 चीज़ें, एक हमारा कैपिटल है, एक हमारा क्या है? लेबर है।
हम कितने उसमें पैसे लगा रहे हैं और कितने लोगों को हम रेबर के तौर पे हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसका भी लेवल होता है कि अगर कोई माशी तौर पे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है तो फिर हमारी रिटर्न्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन इसमें हमने उसे क्या रखना है, अपनी टेक्नोलॉजी को फ़र्ज़ करना है कि वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है अजप्शंस ऑफ द मॉडल। इस मॉडल के अजप्शंस क्या हैं, जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें अजप्शन है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इज़ फिक्स्ड है। द इकोनॉमिक सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर फिक्स। अब क्या है, इकोनॉमी में जो कैपिटल है वो भी फिक्स है और लेबर भी क्या फिक्स है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसमें हम मतलब उसमें जो हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास एक जो हमारे बजट है वो हमारा है एग्जाम्पल 50,000 और रेबर हमारे पास 25 टीचर्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें क्या हैं, फिक्स हैं। डिटर्मिनिंग जीटीपी, अब वो कह रहे हैं कौन सी चीज़ें हैं जो डिटर्मिनिंग करते हैं जीटीपी को। आउटपुट इज डिटर्मिनाइंड बाय द फिक्स्ड फैक्टर सप्लाईज एंड फिक्स्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, हमारे जो सप्लाई के फैक्टर्स हैं वो भी फिक्स हैं और टेक्नोलॉजी भी फिक्स है। फिक्स को इन्होंने छोटी सी लाइन से शो किया, आप इसे देख लेना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज डिटर्मिनाइंड बाय फैक्टर प्राइजेज। द प्राइजेज पर यूनिट दैट फर्म्स पे फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लोग किस प्राइस पे उस फैक्टर को पे करेंगे, उसके लिए कितना उसे वो उसका पर यूनिट प्रोडक्शन पे क्या उसकी हमें लागत आती है। द वेज इज़ द प्राइस ऑफ एल, वेज इज़ द प्राइस ऑफ एल, द लेंटर रेट इज़ द प्राइस ऑफ के। यानी कि हमने ये देखना है प्रोडक्शन के टाइम पे कि हम जो एक रेबर ले रहे हैं, यानी एक मजदूर को रख रहे हैं वर्क के लिए, उसके लिए हम क्या वेज पे कर रहे हैं, और द रेंटल रेट इज़ द प्राइस ऑफ के। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कैपिटल नहीं है, तो हमें उसे लेना पड़ेगा बैंक से लोन के तौर पे, तो हम उसके लिए कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नोटेशंस इनमें इन्हें डिटेल से बताया, नॉमिनल वेज, नॉमिनल रेंटल रेट, प्राइस ऑफ आउटपुट, रेल वेज एंड रेल रेंटल रेट। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉमिनल वेज में और रेल वेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ इनका डिफरेंस ये है कि जो आपकी रेल वेज है और नॉमिनल वेज है, जो आपकी नॉमिनल वेज वो है जो जैसे आप एक कहीं आप किसी भी अदारे में, आप ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, आपको जो पे मिली है फॉर एग्जांपल 20,000, यह आपकी नॉमिनल वेज है। और रेल वेज आपकी वो होगी जिसको आप क्या करोगे, जिस पे इन्फ्लेशन अफेक्ट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20,000 पे है तो आप उससे बाज़ार से आप उससे मतलब आप अपने किचन का सामान ख़रीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उससे ले रहे हैं 5 पैकेट्स ऑफ राइस 20,000 के, 20 kg के, मतलब 20 kg आप एप्पल्स ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन अगर कल को उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप 5 पैकेट्स नहीं ले सकेंगे, आपके पैकेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोई भी चीज़ आप इसे एग्जांपल कर सकते हैं। तो जो आपकी वो नॉमिनल वेज है उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ, वो तो आपकी 20,000 ही आपको पे मिल रही है, लेकिन आपका क्या है कि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट की वजह से अब आप उतना सामान अपना ग्रोसरी का नहीं परचेज़ कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। वो आपकी क्या है, रेल वेज आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट, हाउ फैक्टर प्राइजेज आर डिटर्मिनाइन, के जो फैक्टर्स हैं उनकी जो प्राइजेज हैं वो कैसे डिटर्मिनाइन होती हैं। फैक्टर प्राइजेज आर डिटर्मिनाइन बाय सप्लाई एंड डिटर्मिनाइन इन फैक्टर मार्केट्स। दो चीज़ों को देखते हैं कि इनकी जो सप्लाई है और डिमांड है मार्केट्स में, वही इनकी प्राइस को क्या करेगी, डिटर्मिनाइन करेगी। डिमांड फॉर रेबर, एज्यूम मार्केट्स आर कंपटीटिव, आपने एज्यूम करना है कि मार्केट क्या है, कंपटीटिव है। इच फर्म टेक्स WR&P as given wage, rate and price. Basic idea of firm hire each unit of labor if the cost does not exceed the benefit. फर्म के लिए जो बेसिक आइडिया, आप इसे क्या कर लें, MCQs के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्म ने क्या करना है, वो इस तरह रैबर को हायर करेगी कि जैसे एक वो रैबर हायर कर रहे हैं, जैसे एक स्कूल वाले एक टीचर हायर कर रहे हैं 10,000 में, और उन्हें जो उस टीचर के पढ़ाने से बेनिफिट हो रहा है वो 15,000 के इक्वल है, तो वो उस टीचर को हायर कर लेंगे।
लेकिन अगर उसकी कॉस्ट एक्सीड ज़्यादा हो जाती है उसके बेनिफिट से तो फिर वो उस टीचर को हायर नहीं करेंगे। कॉस्ट इक्वल है रियल वेज के और बेनिफिट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब क्या है कि द एक्स्ट्रा आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। क्या है कि एक लेबर वर्क कर रहा है, वो एक दिन में एक मतलब वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर आप क्या करें, आप रैबर को 2 कर दें तो आपकी क्या होंगी, 2 वॉल्स 1 डे में कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ रैबर, एक एडिशनल रैबर को उसने यूज़ करके जो एक्स्ट्रा आउटपुट उसने गेन की या प्रोड्यूस की है उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ रैबर। ये इसका यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन शो किया गया है कि जिस तरह रैबर को क्या करें, इंक्रीज़ करें, प्रोडक्शन भी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। 1 यूनिट पे प्रोडक्शन 10 थी, 2 पे प्रोडक्शन 20 हो गई है। तो ये इस तरह का आपका एक एरर, आपका खत क्या हो गया, ड्रा हो गया। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखाया गया। क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ रैबर में होता है कि पहले जिस तरह आप इंक्रीज़ करेंगे रैबर को तो आपकी क्या होगी, आपकी जो आउटपुट है, आपकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक टाइम तक आप इंक्रीज़ करते रहते हैं किसे, रैबर को, तो क्या होगा, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ये देखें कम होती जा रही है। वो क्यों है, इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप एक होटल में एक वेटर से काम ले रहे थे और वेटर से काम लेने की वजह से आपकी क्या हो रही थी, 1500 इनकम हो रही थी, 1500। फिर आपने 2 रैबर रखे, उन्होंने ऑर्डर वगैरह टाइमली ऑर्डर लिया, टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड की, 2000 हो गई। लेकिन अगर आपके पास इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे और आप क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे रैबर्स को, तो आप उन्हें इतना पे नहीं कर सकेंगे और आपकी क्या होगी, रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।